गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 6, जिसकी कुछ पदों के बारे में और कुछ परिभाषाएं हमने इसके पार्ट 1 में परिचय 1 में देख लिया है। हमारे चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। तो हमको रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ना है। तो पहले हमको क्या करना है, आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का परिचय 1 पहले उसको देखिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो है इसको देखिए, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया वो देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया है बिंदु के बारे में। बिंदु क्या है? रेखा के बारे में पढ़ लिया है कि बहुत सारे बिंदु एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, वो रेखा बना देते हैं। बहुत सारे बिंदु एक साथ मिलते जाएंगे तो रेखा बन जाएगी। रेखा को संकेत में हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। उसके बाद रेखा का खंड, रेखा का एक टुकड़ा, उसको क्या कहते हैं हम? रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा। इस तरह से मैंने आपको समझाया था। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक इधर, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, और वो रेखाखंड कहलाता है। उसको संकेत में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। किरण, किरण भी रेखा में से ही बनता है। किरण कैसे बनेगा रेखा में से वो देख लेते हैं कि रेखा का वह भाग जिसका एक ही अंत बिंदु हो, एक ही अंत बिंदु हो। ये देखो, यहाँ से मैंने ए जो है, ए से मैंने काट दिया इसको। यहाँ से ए बन गया, एक अंत बिंदु है, ये दूसरा अंत बिंदु नहीं है, तो क्या बन गया, वो किरण बन गया। संकेत में किरण को इस तरह से दर्शाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सर एक बिंदु को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा के अंदर आ जाते हो, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में सारे बिंदु आ जाएं, उनको सर एक बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद उसका उल्टा असर एक बिंदु, जो सारे बिंदु जो बिंदु एक ही रेखा में ना आते हो। जैसा मैंने आपको समझाया था, ये सी और डी, देखो ये ए बी रेखा में नहीं आ रहे हैं, तो ये असर एक बिंदु हो गए। उसके बाद आता है कोण। देखो कोण क्या होता है, जो किरण हमने पढ़ा था, वो दो किरणें आपस में मिल जाती हैं। क्या करती हैं? दो किरणें आपस में मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, कोण। दो किरणें एक ही अंत बिंदु यानी ए से, ये रहा अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है, और इस तरह से कोण बन जाता है। अभी मैं इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि पहले मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है। इसके बाद आता है न्यून कोण, पढ़ लिया हमने 90 से कम। ये रहा सम कोण 90 डिग्री, अधिक कोण 90 से ज़्यादा, ऋजु कोण जो सीधी लाइन हो और 180 का कोण बनता है, उसको ऋजु कोण कहते हैं। अब इसके बाद आ गया प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या होता है, जो 180 और 360 के बीच में आता हो, 180 और 360 के बीच में आता हो। और एक पूर्ण कोण होता है, पूर्ण कोण का मतलब क्या होता है, एक वृत्त यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूमते घूमते पूरा पूर्ण एक वृत्त बन गया, तो उसको बोलते हैं पूर्ण कोण, वो 360 का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था पूरक कोण, कि कोई भी दो कोणों को आप प्लस करोगे, जोड़ करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 90, उसको बोलते हैं पूरक कोण। समपूरक कोण, कोई भी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, तो ये आपका हो गया समपूरक कोण। उसके बाद आसन्न कोण मैंने बताया था आपका पड़ोसी वाले कोण। तो पड़ोसी कोण कौन से, जो पास के, जैसे ये अगर कोण ए है, ये बी है, ये दोनों कैसे हैं, पड़ोसी कोण है, ये पड़ोसी कोण हो गए। उसके बाद रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म क्या है, एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों को रैखिक युग्म कहते हैं। एक रेखा ले ली है, उस पर आप कितने भी कोण बना डालो, इधर मैंने दो ही बनाए हैं, लेकिन अगर आप इधर दो बनाए हैं, लेकिन आप इधर कितने भी कोण ले लो, एक मैं इधर ले लूँ, एक इधर ले लूँ, एक इधर ले लूँ, ये सारे कोण रैखिक युग्म होंगे, क्योंकि इन सब का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180, तो ये रैखिक युग्म हो गए। उसके बाद आ गया शीर्षाभिमुख कोण। मैंने बताया था आपको शीर्षाभिमुख कोण का मतलब कैसे ध्यान रखना है आपको। शीर्षाभिमुख का मतलब आपको ध्यान रखना है कि दोनों के सिर जुड़ गए हों। जैसे इसका सिर इसके साथ जुड़ गया है, सामने वाले कोण, और इसका सिर इसके साथ जुड़ गया, तो ये सामने वाले कोण, तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं, इस तरह से। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब समांतर रेखाएं से बाकी था, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं वो पढ़ लेते हैं। जब भी समांतर रेखाओं का नाम आएगा ना, तो आपको ट्रेन की पटरी याद रखनी है। ट्रेन की पटरी यूँ, ये पटरी जो होती है इस तरह से, ये ट्रेन की पटरी है दोनों तरफ। ये ट्रेन की पटरी इस तरह से है, ये आगे की तरफ जाओगे दोनों,
तो भी एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी और पीछे की तरफ भी कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेदित करेंगी तो ट्रेन का तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। तो याद रखने के लिए आपको ट्रेन की पटरी याद रखने का, समांतर रेखाएं यानी ट्रेन की पटरी। अब परिभाषा में समझ लेते हैं। जो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित ना करें, कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित ना करें, या एक दो से ज़्यादा रेखाएं भी होंगी तो भी प्रतिच्छेदित ना करें, चाहे वो आगे की तरफ जाए चाहे वो पीछे की तरफ जाए। और क्या होना चाहिए, रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होनी चाहिए। रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान हो तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कैसे, देख लेते हैं। अब इनके लंबवत दूरी क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। ये देखो, अब एक रेखा L हो गई, एक रेखा L हो गई, दूसरी M हो गई। अब इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अंतर कितना है, 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 1 मीटर। आगे भी मैं अगर इसको मापूंगा तो इसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 मीटर ही होना चाहिए। तो ये मैं इसको कहीं पे भी मापूंगा, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ये लंबवत है। ये कोई भी चीज़ अगर किसी आधार पे खड़ी है, हम जैसे ज़मीन पे खड़े हैं तो हम लंबवत हुए, ज़मीन के लंबवत हुई, तो ये जो लंबवत दूरी है ये सब जगह समान होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं अच्छा, तिर्यक रेखाएं क्या होती है। ये सब चीज़ें बेटा हम लोग सातवीं क्लास में पढ़ चुके हैं, बट हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हमको वापस रिवीजन करना पड़ रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10वीं क्लास के लिए। अगर आप अभी भी अच्छी तरह समझ जाओगे ना तो आपको 10वीं में बहुत आराम रहेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से वीडियो देखो और अच्छी तरह घर पे तैयारी करो। देखो, रेखाएं L, दो रेखा है, एक रेखा L हो गई और एक रेखा N ले लिया मैंने। दो रेखाएं, देखो पहले हम आकृति समझ लेते हैं क्या है उसके बाद। तो दो रेखा मेरे पास है, एक रेखा L है, एक M है। दो रेखा L और M है, ठीक है। दोनों कैसी हैं, समांतर हैं, समांतर है, उनके बीच की दूरी समान है। अब क्या कर रही है उसमें एक रेखा जो N है, N रेखा जो है वो क्या कर रही है, N रेखा इन दोनों को इस तरह से प्रतिच्छेदित कर रही है। दो बिंदुओं पे, अलग अलग बिंदुओं पे, ये इसको यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, इसको यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं इस तरह से। तो ये जो N रेखा है इसको क्या बोलेंगे हम, तिर्यक रेखा कहते हैं। ये दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, उसको बोलेंगे हम तिर्यक रेखाएं। चलो परिभाषा से एक बार देख लेते हैं। परिभाषा है, रेखाएं L और M जो समांतर है वो समांतर रेखाएं हैं, ट्रेन की पटरी जैसी हैं। और रेखा N इनको क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित करती है। तो रेखा N को तिर्यक रेखा कहते हैं। जो N है तीसरी रेखा है, अब आपको याद नहीं रहे तो भी ध्यान रखने का, तिर्यक तीसरी जो रेखा है वो तिर्यक रेखा होती है। तीसरी जो है वो तिर्यक रेखा होती है। कैसे ध्यान रखने का, आपकी जो ये L है पहली रेखा हो गई, M दूसरी रेखा हो गई, और जो N है ये आपकी तीसरी रेखा हो गई। तो तीसरी रेखा मतलब तिर्यक रेखा, समझ में आया। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9th के लिए और 10th के लिए, 9वीं के लिए 10वीं के लिए। कैसे, अब देख लेते हैं। अब ये जो तिर्यक रेखा है वो क्या करती है, तिर्यक रेखा जहाँ पे इन दो समांतर रेखाओं को काट रही है ना, वहाँ कोण बनते हैं। कोण हमने पढ़ा है कि जहाँ पे दो किरणें मिलती हैं, जहाँ दो किरणों का अंत बिंदु ये जहाँ मिलता है वो क्या हो जाती है, जहाँ अंत बिंदु मिलता है वो बन जाता है आपका कोण। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो मैंने इसको नंबर दे दिया, ये कोण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 बन रहा है, 6, 7, 8। इसमें 8 कोण बन रहे हैं, 8 कोण बन रहे हैं। अब इन कोणों का नाम दिया गया हुआ है, इन कोणों को अलग अलग नाम दिए हैं, ये हमको याद रखना है। अब क्या नाम दिया गया है वो पढ़ लेते हैं हम। अब देखो, पहला है संगत कोण। पहला क्या है, संगत कोण। संगत कोण कम कैसे याद रखना है आपको, संगत कोण ऐसा याद रखना है कि इसके अंदर जहाँ पे इस तरह से सी जैसी आकृति बनती हो, इस तरह से सी जैसी आकृति बनती हो, या उल्टा सी या सीधा सी, दोनों सी को याद रखना है। संगत से सा से संगत, सा से सी, सा से संगत, सा से सी याद रखना है। तो इसके अंदर जो संगत कोण है वो देखना है आपको। अब जैसे ये कोण है और ये कोण, सी के अंदर के ये कोण, ये संगत कोण हो गए। इधर भी ये नीचे वाले अंदर के दो, ये संगत कोण हो गए। समझ में आया।
ये संगत कोण हो गए। इस तरह से ये संगत कोण हो गए। अब इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा परिभाषा से भी देख लेते हैं कि क्या होता है संगत कोण। तो संगत कोण ऐसे होते हैं कि ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। तो जहाँ सी जैसी आकृति बनती हो वो आपको याद रखना है। अब एक ही दिशा में कोण बनाते हैं, हाँ? और आकृति कहाँ पे संगत कोण होंगे? आकृति संगत कोण कौन कौन से हैं? देखो मैंने अभी जैसे मैंने आपको बताया एक का संगत कोण, जैसे ये सी बन गया, सी, ठीक है। अब ये एक हो गया, देखो सी बन रहा है, ये इसका संगत कोण कौन हो गया? इसका संगत कोण हो गया 5। एक ही दिशा में है, देख रहे हो आप, ये जो लाइन एन है, ये लाइन एन से एक ही दिशा में, इसी साइड में, ये भी इसी साइड में, ये भी इसी साइड में, एक ही दिशा में बनते हैं और सी आकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो लोग? सी आकार। वापस एक बार देख लेते हैं, वापस एक बार हम समझ लेते हैं कैसे। देखो यहाँ पे ये सी बन रहा है, उल्टा सी, सीधा सी, दोनों कुछ भी बनता हो। तो देखो ये एक ही दिशा में है, तो ए का संगत क्या होगा? 5। एक का संगत 5 होगा। इसी तरह अगर मैं बोलूं तो 2 का संगत क्या होगा? 2 का संगत, देखो ये 2 का संगत क्या हो जाएगा? 6। 2 का संगत 6। कैसे याद रखना है आपको? देखो ये वाला जो कोण है, जैसे ये सी बन रहा है, ये वाला कोण इस लाइन के ऊपर आ रहा है, इस लाइन के ऊपर वाला है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? इस लाइन के ऊपर वाला ही होना चाहिए। दोनों लाइन के ऊपर वाले होने चाहिए संगत कोण में, तो दोनों संगत कोण समान होंगे। अब ये वाला सी देख लेते हैं, ये सी में, ये वाले सी में ये सी हो गया। अब यहाँ देखो ये जो है ये भी लाइन के ऊपर है, ये इस लाइन के ऊपर है 2 नंबर का कोण, और इस लाइन के ऊपर का ये 6 नंबर का कोण, तो ये संगत कोण हो गए। पहले आपको देखना है सी बन रहा है वो, और उसके बाद लाइन के ऊपर वाला कोण और इस लाइन के ऊपर वाला कोण, ये दोनों संगत कोण होते हैं। और अगर रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण समान होते हैं, अगर रेखाएं समांतर नहीं हैं तो संगत कोण समान नहीं होंगे। देख लेते हैं और कौन कौन सा है सी। देखो अभी आप ध्यान से देखना है, हमारे पास कौन कितनी जोड़ मिल जाएंगी। एक तो मैंने बताया आपको, ये 1 के साथ 5 नंबर, दोनों ऊपर, रेखा के ऊपर है संगत कोण। उसके बाद देखो रेखा के नीचे, इस रेखा के नीचे वाला कौन सा कोण है? 3 नंबर का कोण है, ये वाला 3 नंबर का कोण है। तो इस रेखा के नीचे वाला कौन सा कोण होगा? 7 नंबर, तो 3 और 7 भी संगत कोण हो गए। इसी तरह इस रेखा के नीचे वाला कौन सा कोण है? 4, तो इस रेखा के नीचे वाला कोण क्या हुआ? 8, तो 4 और 8 भी संगत कोण हो गए। 2 चीज़ ध्यान रखना है कि सी की आकृति बननी चाहिए उल्टा चाहे सीधा, और लाइन के ये रेखा के ऊपर वाला कोण लिया है तो आपको इस रेखा के ऊपर वाला ही कोण लेना है। अगर रेखा के नीचे वाला कोण लिया है, रेखा के नीचे वाला कोण लिया है, तो यहाँ पे भी रेखा के नीचे वाला कोण लेना है, वो एक दूसरे के संगत होंगे। और रेखा समांतर है तो दोनों कोण समान होंगे। कैसे देख लेते हैं। देखो 4 जोड़ मिल गई, कोण ए 5 के बराबर है, कोण 2 6 के बराबर है, कोण 3 7 के बराबर, कोण 4 कोण 8 के बराबर है। कब? जब आकृति में L समांतर M दिया हो, रेखा L और M समांतर हो, तभी ये कोण बराबर होंगे, नहीं तो बराबर नहीं होंगे। ओके, चलो अब समझ में आ गया होगा। अब संगत का सी याद रखना है आपको, संगत का सी चाहे उल्टा चाहे सीधा, सी ध्यान रखना है। और लाइन के ऊपर है, यह लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर, ये लाइन के नीचे है तो ये भी लाइन के नीचे लेना है। ठीक है, अब चलो अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण में आपको जेड याद रखना है। एकांतर कोण में देखो मैंने ये बताया हुआ है आपको, ये जेड याद रखना है। जेड में इस तरह से जेड बनता है, ये यूं, ये जेड बन गया। तो जेड के अंदर एकांतर यानी एक को छोड़ के दूसरा, जेड को, जैसे ये कोण हुआ तो दूसरा कौन हुआ? इसको छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया हमने, तो ये वाला आ गया एकांतर कोण। ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। और अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो ये एकांतर कोण क्या होंगे? समान होंगे। ये एकांतर कोण समान होंगे। तो एकांतर कोण में आपको क्या याद रखना है? जेड याद रखना है कि वहाँ पे जेड बनता है इस तरह से, जहाँ पे भी जेड बनेगा वहाँ एकांतर कोण बनेंगे। संगत कोण में क्या याद रखना है? सी, उल्टा और सीधा दोनों। एकांतर कोण में जेड याद रखना है। अब देख लेते हैं, बट ये एकांतर अंतः कोण है,
एकांतर, एकांतर का मतलब एक के बाद एक, एक को छोड़ देना है, और अंता का मतलब अंदर, अंदर के भाग में जो है। तो देख लेते हैं हम लोग इसमें आकृति के अंदर, आकृति में समझ लेते हैं एकांतर कोण कहाँ है। तो पहले आपको जेड बनाना पड़ेगा। ये जेड देखो मैंने बनाया, ये जेड बन गया, ये हमारा जेड बन गया। अब जेड के अंदर एकांतर यानी एक को छोड़ के, एक को छोड़ देना है। जैसे देखो अब ये अंतः लेना है, अंतः यानी अंदर वाले कोण। देखो अंदर कौन है, ये तीन नंबर का कोण है, और मैंने 4 को छोड़ दिया, ये वाला कोण छोड़ दिया, ये वाला लेना है, ये वाला छोड़ के ये वाला लेना है। तो ये आपका हो गया 6। जेड यहाँ बन रहा है, ध्यान से देखना, ये जेड बन रहा है। तो ये 3 नंबर का कोण और 6 नंबर का कोण दोनों एकांतर अंतः कोण है, अंदर के भाग में, इसलिए अंतः कोण हो गए। समझ में आया। इसी तरह अगर मैं ये वाला जेड लेता हूँ बेटा, ये वाला जेड लिया, देखो ये वाला जेड, उल्टा जेड, तो इसमें क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4 नंबर का कोण जो है, 4 नंबर का कोण किसके साथ बराबर होगा, चलो बताओ। 4 नंबर का कोण, इसको छोड़ देंगे अंतः कोण, तो 4 और 5 बराबर हो। कौन सा कोण बराबर होगा, 4 और 5 बराबर होंगे। ये भी क्या हो गए, एकांतर अंतः कोण हो गए। जेड बन रहा था, देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ कौन सी आकृति बनती है, सीधा जेड या उल्टा जेड आकृति बनाती है, और ये विपरीत दिशा में बनते हैं। वो क्या था, संगत कोण एक ही दिशा में बनता था, ये विपरीत दिशा में बनते हैं। विपरीत दिशा में हमने जैसे देखा, ये देखो, ये हमने जो जेड लिया, ये जो जेड बनाया विपरीत दिशा में, यानी ये इस साइड में है, ये इस साइड में है, तो इसके विपरीत दिशा में बनेगा, ये विपरीत दिशा में बनेगा, जेड में विपरीत दिशा में बनेगा। तो 3 का 6 हो गया और 4 का 5 हो गया, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। देखो ये रहा, कोण 3 और कोण 6 दोनों एकांतर कोण हो गए, कोण 4 और कोण 5 भी एकांतर कोण हो गए। और दोनों समान कब होंगे, जब रेखाएं दोनों समांतर होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यानी एकांतर, एकांतर अंतः कोण जेड बनता है, और अंतः यानी अंदर के कोण है, और वो विपरीत दिशा में बनते हैं, उल्टी दिशा में बनते हैं। संगत कोण एक ही दिशा में बनता था। अब इसी तरह एकांतर बाह्य कोण, एकांतर तो रहेगा ही, विपरीत दिशा में तो बनेगा ही, विपरीत दिशा में ये बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा वो, बाह्य कोण, बाहर की साइड में, बाहर की तरफ बनेगा। देख लेते हैं बाहर की तरफ। अब इसको बाहर की तरफ देखते हैं, देख लेते हैं बाहर की तरफ। जेड तो बनाना ही है हमको, जेड तो बनाना ही है, ये हो गया। अब देखो ये बाहर की तरफ, यानी एक का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, उसकी विपरीत दिशा में 8, जेड बन गया। एक का एकांतर कोण विपरीत दिशा में, जेड जहाँ बन रहा है वहाँ पे ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो है, उसके बाद दूसरा है, इसी तरह अगर मैं ये जेड ले लेता हूँ, इसको ये वाला जेड लेता हूँ, इस साइड वाला जेड ले लेता हूँ इस तरह से, हाँ, तो इसका बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण क्या होगा, 2 हो गया बाहर की तरफ वाला, और इसका क्या हो जाएगा 7, 2 और 7, जेड बन रहा है। वो जेड को ध्यान रखना है बस आपको, जेड बनना चाहिए उल्टा या सीधा। बाहर की तरफ 2 विपरीत दिशा में, तो 2 का विपरीत दिशा क्या होगा, 7, 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 तो एक ही दिशा में, 6 भी एक ही दिशा में, 5 और 7 विपरीत में है। लेकिन बाह्य कोण है तो ये बाहर है और ये बाहर है, 5 तो अंतः कोण हो गया। ओके, समझ में आ गया। अब इसमें भी क्या होगा कि अगर समांतर रेखाएं हैं तो ये भी क्या होंगे, दोनों समान होंगे, ये और ये दोनों समान हो जाएंगे। इसके बाद आता है सह अंतः कोण। सह अंतः कोण की साथ में हो, सह का मतलब साथ में हो और अंदर के साइड में, वो अंतः कोण कौन से होते हैं, देख लेते हैं। सह अंतः कोण, अब सह अंतः कोण में ध्यान रखना है, उसमें सी ही बनता है, सी जैसा ये रहा सह अंतः कोण। तो अंदर की दिशा में देखो 3 है, 3 के साथ में कौन सा कोण है, 5, सह अंतः कोण। 3 और 5 अंदर की दिशा में, 3 और 5, सह यानी साथ में और अंतः यानी अंदर के साइड में। और इसी तरह ये देख लो, इधर वाला भी, ये सह अंतः कोण, इधर 4 हो गया और 6 हो गया, सह अंतः कोण। सह का मतलब साथ में, अंतः मतलब अंदर की साइड में, अंदर की तरफ। तो ये हो गया आपके सह अंतः कोण। सह अंतः कोण कौन कौन से हो गए हमने पढ़ा, 3 और 5, 4 और 6। अब क्या होता है, जो ये सह अंतः कोण है, अगर L और M समांतर है, ये बेटा खास ध्यान रखना, L और M रेखाएं समांतर होंगी तभी ये सारे कोण बराबर होंगे या उनका जोड़ 180
अंश होगा। तो ये जो सह अंतः कोण है, इन दोनों को आप अगर जोड़ दोगे तो उसका उत्तर कितना आना चाहिए? 180 अंश। 4 और 6 कोण को जोड़ दोगे तो 180 अंश आना चाहिए। मतलब वो कहना चाहता है कि ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण, इसमें ये कोण और ये कोण का प्लस कर दोगे, जोड़ कर दोगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। और इसी तरह इधर वाला भी कोण 4 और कोण 6 को जोड़ दोगे तो भी आपका 180 डिग्री बनेगा। सह कोण को जब आप जोड़ोगे तो वो 180 डिग्री का बन जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रमेय। प्रमेय को, एक प्रमेय है, प्रमेय नंबर 6.1, जो हम जानते हैं इसको, बट थोड़ा पढ़ लेते हैं। जानने का मतलब क्या है कि हमने अभी इसको मान लिया था, सिद्ध नहीं किया था। क्या किया था? देखो, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, दो रेखाएं, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, काट रही करती हैं, तो जो इनका शीर्षाभिमुख कोण है वो बराबर होते हैं। उनके जो शीर्षाभिमुख तो मैंने आपको समझाया, जिनका शीर्ष मिलता है, जैसे ये कोण के साथ ये कोण का शीर्ष मिल रहा है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों समान होंगे। इसी तरह इधर वाला ये इसका सिर इसके साथ मिल रहा है तो ये भी शीर्षाभिमुख, तो ये भी समान होंगे। ऐसा वो हमने पहले मान लिया है ऊपर शीर्षाभिमुख। कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पक्ष लिखते हैं। पक्ष में जो है वो क्या है, जो दिया है वो लिखते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, करती हैं कॉमा तक, वो लिखते हैं। तो क्या दिया है हमको? दो रेखाएं दी हैं, दोनों क्या कर रही हैं? परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ये तो हमको दिया है, पक्ष में लिखना है। तो कौन कौन सी दो रेखाएं वो देख लेते हैं कि रेखाएं AB और CD, रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो आपको आकृति में से लिख लेना है कि ये रेखा AB और CD दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं? बिंदु O पे कर रही हैं। अब इसके बाद सिद्ध क्या करना है कि जो इनके बीच जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, वो कैसा है? समान होगा, बराबर होगा, उन कोणों का माप समान होगा। अब शीर्षाभिमुख कौन कौन से बन रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, हमने अभी पढ़ा है शीर्षाभिमुख के बारे में। तो शीर्षाभिमुख कौन कौन सा बन रहा है अभी मैंने बताया, ये कोण का शीर्षाभिमुख होगा ये वाला कोण, जिनका सिर जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से सिर जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये क्या बन जाए आपका? देखो AOC, कोई भी ले सकते हो, इसने पहले ये लिया है तो हम यही ले लेते हैं, दूसरा नंबर वाला AOD आ गया, AOD। उसके साथ किसका सिर जुड़ा हुआ है? देख लो इसके साथ BOC, यानी ये वाला और ये वाला कोण का शीर्ष जुड़ा हुआ है, दोनों समान होंगे, ये सिद्ध करना है। इसी तरह आगे वाला भी है, कैसे? ये वाला कोण, ये ऊपर वाले कोण, ये और ये कोण, ये दोनों शीर्ष इनके जुड़े हैं, ये शीर्ष और ये शीर्ष दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो पहले ये वाला, तो ये आपका हो गया AOC, ये रहा AOC। और उसके बाद क्या होगा? BOD, ये BOD, ये दोनों शीर्षाभिमुख हो गए, शीर्ष से जुड़े हुए हैं। ये दोनों कोण कैसे होंगे? समान होंगे, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसको हम देख लेते हैं कि रेखा उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि रेखा AB पर क्या हो रहा है। पहले देखो, ये जो आपकी रेखा है इस पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, क्या कौन कौन से कोण है और उनका क्या संबंध है। तो रेखा AOB, यानी ये, इस पे कौन कौन से कोण है? एक तो AOD, ये वाला कोण है, और दूसरा BOD, ये वाला दो कोण। इन दोनों कोण को हम अगर जोड़ देंगे तो ये कोण कैसे हैं? एक ही रेखा पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम? रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो रैखिक युग्म कोण क्या होता है? रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण का अगर आप जोड़ करोगे, योग करोगे, तो वो हमेशा कितने होते हैं? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो रेखा पर बने हुए हैं ना, सीधी रेखा पे हैं। तो सीधी रेखा में क्या होता है? अगर सीधी रेखा पे हम मापेंगे तो 180 अंश का कोण बनेगा। तो रैखिक युग्म कोण हमेशा क्या होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। ये इसका मतलब ये कोण और ये कोण, इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो वो 180 अंश का बनेगा। ये पहला हो गया हमारा। अब इसी तरह हम देख लेते हैं CD पे, रेखा CD पे क्या हालचाल है। तो CD पे AOC, CD पे क्या हाल है? AOC,
AOC, यानी ये जो आपकी रेखा कौन सी हो गई, CD। ये CD रेखा के CD तो देखो CD पे क्या बन रहा है, AO और C, ये वाला कोण। और दूसरा जो बन रहा है वो बन रहा है AOD, ये वाला कोण। इस रेखा पे दो कोण बन रहे हैं, एक AOC ये वाला और एक AOD, ये दोनों कोण बन रहे हैं, AOC और AOD। ये भी तो एक रेखा है ना। रेखा पे बनने वाले जो कोण होता है वो कितने का होता है, 180 अंश, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म कोण है। कैसा है, रैखिक युग्म कोण है। तो ये रैखिक युग्म कोण हो गया, इस तरफ भी। तो तो ये क्या है, रैखिक युग्म हो गए। तो दो रैखिक युग्म कोण बन रहे हैं यहाँ पे। एक हम कहाँ पे बन रहा था, एक रेखा AB पर बना है रैखिक युग्म कोण 180, AB पे जो बन रहा है। CD पे जो बन रहा है वो 180 का हो गया। तो आपको दो समीकरण मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। अब किस तरह से जोड़ेंगे, देखो इसका ये वाला भाग इसके साथ जोड़ लेंगे और ये वाला भाग इधर जोड़ लेंगे। समझ में आया? नहीं ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। देखो ये इसके बराबर भी 180 अंश है और इसके बराबर भी 180 अंश है। तो इसके 180 और ये भी 180, इसका मतलब ये 180 है। तो ये वाला जो भाग है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों की कीमत कितनी है, 180 है, 180 है। तो जब ये वाला इधर का साइड बराबर है तो ये वाला साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये बराबर ये बराबर ये। हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसको करेंगे AOD प्लस BOD बराबर AOC बराबर AOD। क्योंकि इसका मान भी 180 है और इसका मान भी 180 था, तो दोनों की कीमत बराबर है, इसलिए हमने साथ में लिख दिया उसको। अब देखो, अब मैंने क्या किया, ये वाला जो AOD था इसको मैं इस तरफ लेके आया, बॉर्डर क्रॉस कराया। जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करोगे इक्वल टू के बराबर की साइड में आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। तो AOD क्या था, पहले प्लस में था, तो इधर आ गया तो क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ पे पहले से एक AOD था प्लस में, तो ये AOD कोण AOD और ये कोण AOD दोनों आपस में कट गए। तो क्या बच गया आपके पास, कोण BOD बराबर कोण AOC। BOD और AOC दोनों बराबर हो गए, BOD और AOC दोनों बराबर हो गए। ये तुमको सिद्ध करना था। देखो BOC और AOD ये बराबर हो गए, इस तरह से हो गया सिद्ध। इसी तरह क्या करेंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण है तो वो भी ऐसा होगा। जो दूसरा है वो भी क्या है, AOC और BOD सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो इसी तरह AOD कोण AOD और कोण BOC भी शीर्षाभिमुख कोण है। ऊपर वाले शीर्षाभिमुख थे तो बराबर हुए, और ये भी शीर्षाभिमुख है तो इसको हम मान लेते हैं कोण है। तो इसी तरह ये भी सिद्ध हो गया कि ये कोण भी बराबर होंगे। इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। पहले आपको रेखा AB पर कौन सा कोण बन रहा है, रैखिक युग्म कोण बन रहा है, उनके बराबर 180 ले लेना है। और CD पे कौन सा कोण बन रहा है, 180 रैखिक युग्म बना रहा है वो, और ये 180 और 180 बराबर होते हैं, तो इनका ये वाला भाग भी बराबर हो जाएगा। दोनों को साथ में ले लेना है, और साथ में लेने के बाद एक को बॉर्डर क्रॉस करा दोगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका दोनों में से एक सिद्ध हो जाएगा। एक सिद्ध हो गया, एक बराबर हो गया, सिद्ध हो गया, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, दूसरा भी शीर्षाभिमुख है। तो इस भाग में हम यहाँ तक रखते हैं, और इसके बाद हम क्या चालू करेंगे, हम स्वाध्याय चालू करेंगे, वो दो आगे के लेक्चर में हो।